Hello everyone. In our last video, we were doing the schedule from polity and जिसमें हमने 6 शेड्यूल तक कवर किया था. आज हम 7, 8, 9, 10, 11, 12 कवर अप करेंगे. 7 शेड्यूल बात करता है आपको लेजिस्लेटिव पावर की डिस्ट्रीब्यूशन. ठीक है, सेंटर और स्टेट के बीच में आपको लेजिस्लेटिव पावर दी गई है और कुछ कुछ सब्जेक्ट्स बंटवारा कर दिया गया है. यूनियन लिस्ट किस चीज़ पे कानून बनाएगी, स्टेट लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट किस पर कानून बनाएगी. अनकरंट में यूनियन और स्टेट दोनों आते हैं, जिसमें प्रिवेलिंग किसकी होती है, सेंटर की होती है. जाहिर सी बात है. यूनियन में कितना सब्जेक्ट मेंशन है, 97 सब्जेक्ट मेंशन है. जैसे आप एग्जांपल ले सकते हैं, डिफेंस हो गया, डिफेंस हो गई, फॉरेन हो गया, एटॉमिक एनर्जी हो गई, रेलवे, बैंकिंग, करेंसी, सेंसस. ये सारी चीज़ें ना यूनियन लिस्ट में आती है. स्टेट लिस्ट में क्या आता है, 66 सब्जेक्ट आते हैं. इसमें क्या हो गया, जैसे पुलिस, पब्लिक हेल्थ, एग्रीकल्चर, लैंड, लोकल गवर्नमेंट, प्रिजन, ये आ जाते हैं स्टेट लिस्ट में. एंड कंकरेंट में दोनों लेजिस्लेट कर सकते हैं, लेकिन हमेशा सेंट्रल लॉ ही प्रिवेल करती है. इसमें ये आर्टिकल 254 के अंडर आता है. बना दी. ठीक है, एग्जाम्पल इसमें आ जाएगा आपको एजुकेशन, मैरिज, बैंक्रप्सी, फॉरेस्ट, ट्रेड यूनियन एंड क्रिमिनल लॉ. ये सब किसके अंदर आती है, इसके अंदर आती है. ठीक है, रेसिडुअरी पावर होते हैं, जो बच गए वो वापस पार्लियामेंट के पास जाएंगे. वो आता है आपको आर्टिकल 248 के अंडर. ठीक है, अब कहीं ना कहीं इस चीज़ में भी कोई ना कोई, अब देखिए अब जैसे आपको पावर डिवाइड हो गई है कि आधा पावर मम्मी को, आधा पावर पापा को. ठीक है, और जैसे कुछ ऐसे पावर है जिसमें दोनों काम करेंगे, लेकिन पापा की पावर जो होगी वो प्रिवेल करेगी, आप ऐसे याद रखिए. और जो बच गए कुछ पावर, तो भी उस पर फैसले कौन करेगा, पापा करेंगे. अब ऐसे चल रहा तो प्रॉब्लम तो आएगी. तो सबसे पहले प्रॉब्लम हम देखते हैं एजुकेशन में. जो एजुकेशन किस में है, कंकरेंट में लिस्ट में आती है. स्टेट और सेंटर दोनों की कॉन्फ्लिक्ट होती है इस पर. अब आते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020. सेंटर ने बनाया इसको. स्टेट जैसे हो गए तमिलनाडु, केरला ने इसको रजिस्ट किया. इसको क्या किया, रजिस्ट किया. ठीक है, किस बेसिस पे इसने किया, लैंग्वेज पॉलिसी पे, करिकुलम, ये सारी चीज़ों पे इन्होंने रजिस्ट किया. इन्होंने कहा कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म आर ओनली ऑन दी पेपर. नेक्स्ट आते हैं एग्रीकल्चर, बिग इशू. एग्रीकल्चर किस में है, स्टेट लिस्ट में है, लेकिन सेंटर ने फॉर्म लॉ बनाया जिसकी अटेम्प्ट फेल हो गई. इसमें आप देखिए ये बनाई कब थी, 2020-21 में बनाया था. सुप्रीम कोर्ट ने इस पे रोक लगाया, लेकिन बाद में फिर से ये रिपील होकर आया. इसमें आप कह सकते हैं ये बिगेस्ट एग्जाम्पल है फेडरल ओवररीच का, मतलब लाइव एग्जाम्पल. आप थर्ड देख लीजिए, कंकरेंट लिस्ट में ओवरलैप से लेजिस्लेटिव अनसर्टिनिटी आती है. कंकरेंट लिस्ट में ओवरलैप लेजिस्लेटिव अनसर्टिनिटी आती है. इसमें आप जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए फॉरेस्ट, इन्वायरमेंट. ठीक है, तो सेंटर ने क्या बनाया है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट बनाया है, वर्सेस स्टेट का क्या है, फॉरेस्ट राइट लॉ. तो अब ये कहीं ना कहीं ये कॉन्फ्लिक्ट होती है, क्लैरिटी ही नहीं होती है कि आखिर कौन सा लॉ अप्लाई होगा. ठीक है, इसको यू कैन ऑल्सो यूज दिस टर्म पॉलिसी पैरालाइसिस. ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आपको रेसिडुअरी पावर. सेंटर के पास, रेसिडुअरी पावर जो बच्चे कुछ पावर किसके पास है, पापा के पास है. तो जैसे साइबर लॉ, स्पेस लॉ, जैसे कुछ भी न्यू एरियाज में कुछ भी ऑटोमेटिकली चीज़ आती है ना, वो सेंटर के हाथ में चल जाती है. अब इसका सॉल्यूशन क्या लेकर आएंगे आप, सॉल्यूशन ये लेकर आएंगे कि इंटर गवर्नमेंट काउंसिल पंची कमीशन ने इसको रिकमेंड किया था कि कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट पर रेगुलर सेंट्रल स्टेट की कंसल्टेशन दोनों की मैंडेटरी हो, बोथ द सेंटर एंड स्टेट. ठीक है, उसके बाद एग्रीकल्चर पर आप ये कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर को स्टेट में ना दे कि किस में लेकर आओ, कंकरेंट में लेकर आओ. ठीक है, क्यों, क्योंकि सेंटर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे सपोर्ट करेगी. ठीक है, और स्टेट उसको क्या करेगा, रेगुलेट करेगा.
नेक्स्ट क्या है आपको कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजी, फॉर एग्जांपल एआई हो गया या डाटा या स्पेस, ये इसको ना फोर्थ लिस्ट कंसिडर करो। 3 लिस्ट आया ना, तो इसको फोर्थ लिस्ट में कंसिडर करो। नेक्स्ट आपको एक और चीज़ है जीएसटी काउंसिल मॉडल, इसको रेप्लिकेट करो अदर सब्जेक्ट पे, जैसे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म लेकर आओ उस चीज़ पे। ये कहीं ना कहीं जीएसटी एक्चुअली वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एग्जांपल है, इसमें स्टेट और सेंटर मिलके काम करती है, बट इसको रेप्लिकेट करने की बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं 8 शेड्यूल। 8 शेड्यूल किस में आती है? लैंग्वेजेस में आती है। तो आप देखेंगे कि कौन कौन सी लैंग्वेज है जो ऑफिशियली रिकॉग्नाइज की गई है, ठीक है। तो 1950 में 14 लैंग्वेज थी, अभी कितनी है? 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। अब जैसे ये होता क्या है, अगर किसी लैंग्वेज को 8 शेड्यूल में ऐड करते हैं ना, तो उस लैंग्वेज को ऑफिशियल गवर्नमेंट वर्क कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ऑप्शन मिलता है, ठीक है। आप लेटेस्ट, मैं कुछ एग्जांपल बताती हूँ। लेटेस्ट 2003 में 92nd अमेंडमेंट एक्ट में क्या हमने ऐड किया था? बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, बोडो, डोंगरी, मैथिली एंड संथाली, ठीक है। अभी भी डिमांड पेंडिंग है किसकी? भोजपुरी भी ऐड करो, राजस्थानी भी ऐड करो, तुल्लू भी ऐड करो। इतना ऐड होगा तो फिर पार्लियामेंट में बिल पेंडिंग ही इन चीज़ पे है, तो फिर क्या होगा पता नहीं, ठीक है। अब इसकी प्रॉब्लम देखो। अब हमने देखा कि है था क्या प्रॉब्लम, क्या क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस और 8 शेड्यूल दोनों अलग है, तो कन्फ्यूज़न नहीं होना। क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस और ऑफिशियल लैंग्वेज मतलब 8 शेड्यूल, ये दोनों अलग है, ठीक है। जैसे आपको बात करते हैं, तमिल हो गया, संस्कृत हो गया, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया, मराठी, पाली, प्राकृत, दीज आर द क्लासिकल लैंग्वेज। लेकिन 8 शेड्यूल, ठीक है, लेकिन क्लासिकल लैंग्वेज स्टेटस अलग है, 8 शेड्यूल इंक्लूजन अलग है। लोग दोनों में कंफ्यूज कर जाते हैं, ये एक पहली प्रॉब्लम है। दूसरी है कि हिंदी डोमिनेंस वर्सेस रीजनल लैंग्वेज, इसका आपने देखा था एंटी एजिटेशन चली थी 1965 में, ठीक है। और कहीं कहीं आप देखेंगे तो द्राविडियन मूवमेंट चला था, जिसमें आपको हिंदी पोजीशन को लेकर बात चला था। फिर एक और एग्जांपल लिख सकते हैं 2017 में आपको बेंगलुरु केस हुआ था, जिसमें आपको मेट्रो स्टेशन पे जो साइन बोर्ड लगा दी गई थी हिंदी में, तो कन्नड़ पीपल ने इसको प्रोटेस्ट किया था। तो आर्टिकल 343 में आप देखेंगे कि हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, हिंदी ऑफिशियल लैंग्वेज बनी। इंग्लिश को भी एसोसिएट किया गया एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, लेकिन तमिलनाडु ने कंसिस्टेंटली हिंदी इम्पोजिशन को रेजिस्ट किया था। मैंने अभी बताया आपको 3 लैंग्वेज फार्मूला आया कि स्टेट अलग अलग इम्प्लीमेंट करते हैं। 3 लैंग्वेज फार्मूला, स्टेट्स अलग अलग इम्प्लीमेंट करते हैं। अब इंडेंजर लैंग्वेज की बात करते हैं। ये क्या कह रहा है कि कोई बात करता है कि जैसे कुछ ऐसे लैंग्वेज अगर वो 8 शेड्यूल में नहीं है, मतलब वो कहीं ना कहीं इंडेंजर्ड है, उसका सर्वाइव होना मुश्किल है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताती हूँ, संथाली 8 शेड्यूल में है, फिर भी संथाली मीडियम स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर पुअर है, लीगल रिकॉग्नाइजेशन नहीं है, प्रैक्टिकल सपोर्ट नहीं मिलता है। तो ये सारी कुछ चीज़ें चल रही है। अब सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन क्या ला सकते हैं आप? सॉल्यूशन ला सकते हैं कि लैंग्वेज इंक्लूजन क्राइटेरिया, कोई ऐसा कमीशन बनाओ, लैंग्वेज इंक्लूजन क्राइटेरिया, इसमें क्या करते हैं, कमीशन बनाओ, ठीक है। डिफाइन करो कि मिनिमम स्पीकर, लिटरेरी ट्रेडिशन, स्क्रिप्ट, ये सारी चीज़ें, ठीक है। लैंग्वेज टेक्नोलॉजी फंड, इसमें क्या कर सकते हैं कि 8 शेड्यूल लैंग्वेज के लिए AI टूल, डिजिटल कंटेंट मैंडेटरी डेवलप करो। S3 में क्या मतलब आपको मैं सोल्यूशन 3 में बताती हूँ। क्लासिकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन जैसे लाइक को एडिक्वेट फंडिंग और ऑटोनॉमी दो क्लासिकल लैंग्वेज इंस्टीट्यूशन को, ठीक है।
3 लैंग्वेज फार्मूला जो है जो स्टेट फॉलो करती है, इसकी इंसेंटिव बेस्ड बनाओ, ठीक है, फोर्स नहीं करो, इंकरेजमेंट करो। नेक्स्ट आता है 9th शेड्यूल, ठीक है। 9th शेड्यूल क्यों है ये? 9th शेड्यूल इज फॉर द वैलिडेशन ऑफ सर्टेन एक्ट एंड रेगुलेशन, ठीक है। ये क्या करता है? ये जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्शन देता है। दिस इज मेंशन इन आर्टिकल 31 क्लॉज बी के साथ पढ़ना होता है। ओरिजिनली आपको मैं इसकी हिस्ट्री में जाती हूँ। ओरिजिनली लैंड रिफॉर्म लॉ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बना था, ठीक है। क्या हुआ था ना, ज़मींदार लोग के पास बहुत पैसे हो रहे थे, ठीक है। ज़मींदारों के पास बहुत पैसे हो रहे थे, तो 1951 में हर ज़मींदार क्या कर रहे थे कि अपने रिश्तेदारों के नाम से अपनी ज़मीनें कर रहे थे, सरकार को नहीं दे रहे थे, और सरकार चाह रही थी कि उनसे ज़मीन लेके गरीबों में दान कर सके। तो इसीलिए क्या हुआ था कि उसको जुडिशियल रिव्यू से प्रोटेक्ट करने के लिए एक डब्बा बनाया गया था 9th शेड्यूल का। उसके अंदर इस चीज़ को डाल दिया गया था कि आप इसको नहीं रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है। तो ये लैंड रिफॉर्म लॉज को प्रोटेक्ट करने के लिए बना था 1951 में। दिस इज नोन एज द फर्स्ट अमेंडमेंट, ठीक है, ताकि जमींदारी अबोलिशन कोर्ट स्ट्राइक डाउन ना करे। जैसे राइट टू प्रॉपर्टी थी ना फंडामेंटल राइट में, जिसे अभी हटा दिया गया, उसे लीगल राइट बना दिया गया है, ठीक है। सो अभी हम देखते हैं कि अभी 284 लॉज है, जिसे शेड्यूल में लैंड रिफॉर्म से लेकर बैंक नेशनलाइजेशन तक। तो इसके अंदर अभी कितने लॉज आए हैं? 284, ठीक है। 2007 में सुप्रीम कोर्ट जजमेंट IR कोयलियो केस में कि अगर कोई लॉ 9th शेड्यूल में ऐड हुआ, अगर कोई, इन्होंने क्या कहा कि अगर कोई शेड्यूल 9 लॉ में ऐड हुआ, तो आफ्टर अप्रैल 24 1973 के बाद जो भी कानून 9th शेड्यूल में गया है, ये किस केस में बोला गया? IR कोयलियो केस में बोला गया है। तो उसको वो उसकी जुडिशियल रिव्यू हो सकती है अगर वो फंडामेंटल राइट को वायोलेट कर रहा है तो। लेकिन अगर 1973 से पहले जो भी कानून इसमें 9th शेड्यूल में आई है, उसकी जुडिशियल रिव्यू नहीं होगी। उसके बाद जो भी आया उसकी जुडिशियल रिव्यू होगी। ये किस में बोला गया? 2007 में बोला गया, IR कोयलियो केस में बोला गया ये चीज़। अब इसके साथ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि इन 9th शेड्यूल बना क्या था कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी से बचने के लिए टूल बना था, ठीक है। तमिलनाडु का 69% रिजर्वेशन लॉ क्लियरली 50% कैंप इंद्रासौनी जजमेंट वायलेट करता है इस चीज़ को, ठीक है। इसको भी 9th शेड्यूल में डाल दिया गया था कि कोर्ट वहाँ नहीं जा सकती। सबसे पहली प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि जैसे तमिलनाडु ने 69% रिजर्वेशन लॉ बनाया, इसको भी उठा के क्या कर दिया, जाके डाल दिया आपको इसमें, ताकि वो नहीं कर सकते। ये इंद्रासौनी जजमेंट है, ये वायलेट करता है। नेक्स्ट है आपको लैंड रिफॉर्म एंड कंपनसेशन को अनरिजॉल्व इशू करना। लैंड रिफॉर्म एंड कंपनसेशन को अनरिजॉल्व इशू करना। इसमें क्या था आपको कि ज़मींदारी अबॉलिशन लॉ 9th शेड्यूल में है, ठीक है। ज़मींदारी का अबॉलिशन लॉ किसमें? 9th शेड्यूल में है। फेयर कंपनसेशन नहीं मिला लेकिन लैंड ओनर्स को, ठीक है। इसमें क्या चलती है? प्रॉपर्टी राइट वर्सेस सोशल जस्टिस की टेंशन अभी तक मौजूद है। जैसे कहा क्या गया था कि ठीक है आप अपना ज़मीन दे दीजिए, आपको उसके बदले कंपनसेशन मिल जाएगा। तो आप इशू में मेंशन कर सकते हैं कि लैंड रिफॉर्म एंड कंपनसेशन आर स्टिल अनरिजॉल्व्ड। आप एक और प्रॉब्लम इसमें बता सकते हैं, लाइक आप इसमें बता सकते हैं ओपेक एडिशन में आप देख सकते हैं कि पार्लियामेंट्री स्क्रूटनी ही नहीं है, ठीक है। कोई भी लॉ 9th शेड्यूल में ऐड करना, बस पार्लियामेंट्री पास करो, जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी खत्म। दिस इज़ वेरी सिंपल, ठीक है। तो दिस इज, यू कैन से ट्रांसपेरेंसी की एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंसी। सोल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में सबसे पहले तो IR कोयलियो केस ने खुद लेकर आया कि 1973 लॉस की फुल जुडिशियल रिव्यू अलाउ करेगा 1973 के बाद जो भी कानून होगा। सेकेंड सोल्यूशन आप इसमें लिख सकते हैं जॉइंट कमेटी मैंडेटरी रिव्यू, पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी मैंडेटरी रिव्यू बिफोर एनी लॉ इज एडेड। कोई भी लॉ अगर 9th शेड्यूल में एडेड होता है तो उससे पहले पार्लियामेंट्री जॉइंट कमेटी मैंडेटरी रिव्यू करेगी। दूसरा थर्ड सोल्यूशन क्या हो सकता है? थर्ड सोल्यूशन है कि सनसेट क्लॉज
सनसेट क्लॉज इंट्रोड्यूस करो। ठीक है, इसमें क्या कि नॉन शेड्यूल प्रोटेक्शन तो 25 साल के बाद ऑटो एक्सपायर हो जाएगी, पार्लियामेंट से रिन्यूअल चाहिए इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो नॉन शेड्यूल प्रोटेक्शन 25 साल के बाद अपने आप एक्सपायर कर जाएगी। जो भी कानून जो तुम नॉन शेड्यूल में लाए 25 साल के बाद अपने आप एक्सपायर कर जाएगी, पार्लियामेंट को फिर से रिन्यू करना पड़ेगा। सो ऑल्सो यू कैन गिव वन मोर थिंग, फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल, फास्ट ट्रैक ट्रिब्यूनल। ठीक है, अब आते हैं 10th शेड्यूल। 10th शेड्यूल इज फॉर द डिसक्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। ये क्या कहता है कि देखिए दल बदली पे जैसे डिसक्वालिफिकेशन प्रोविजन, ये ऐड कब किया गया था? 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 में किया गया था। कुछ 1985 में किया गया था। ठीक है, डिसक्वालिफिकेशन का ग्राउंड क्या है? तो पहला ग्राउंड है आपको वॉलंटरी पार्टी मेंबरशिप छोड़ दो। अपने आप अगर ये मेंबरशिप छोड़ दे रहे हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर ये पार्टी विप कर रहे हैं, पार्टी का सुन नहीं रहे हैं, पार्टी के विप मतलब उसके अगेंस्ट वोट कर रहे हैं, ये एब्सेंट हैं, तो उन्हें हटा दिया जाएगा। ठीक है, एक्सपेक्टेशन, अगर ओरिजिनल पार्टी में 2/3 मेंबर मर्ज करना है, ठीक है, तो इसे वैलिड माना जाएगा, डिस्क्वालीफाई नहीं होंगे। अगर कोई 2/3 मेंबर एक पार्टी का दूसरे पार्टी में जाना चाहता है तो दैट कम्स अंडर द वैलिड, नॉट इन द डिस्क्वालिफिकेशन। ठीक है, बाकी कोई अगर अपनी मर्जी से उठ के चला गया या वो पार्टी विप के अगेंस्ट वोट कर रहा है या एब्सेंट है तो उसे हटा दिया जाएगा। ठीक है, इस चीज़ को डिसाइड कौन करता है? इस चीज़ को डिसाइड करते हैं आपको लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा का चेयरमैन। अब इसके साथ इशू क्या है? इसके साथ इशू ये है कि स्पीकर का डिसीजन खुद कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में आता है। कैसे? स्पीकर खुद एक रूलिंग पार्टी का होता है। ठीक है, डिफेक्शन केस में पार्टीशन डिसीजन जो होते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेके चलिए यहाँ पे, फॉर एग्जांपल जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ कि 2022-2023 में शिवसेना ना बदल गई। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर के डिसीजन को चैलेंज कर दिया, क्योंकि स्पीकर जो होती है वो खुद उसी पार्टी की होती है ना, और उस सारे जो उसके जो डिसीजन फाइनलाइज करता है वो स्पीकर ही करता है। दूसरी आप एक और चीज़ दे सकते हैं, दूसरा प्रॉब्लम है वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप। ये इंटरप्रिटेशन ही लूज कर रहा, वॉलंटरली गिविंग अप मेंबरशिप इंटरप्रिटेशन ही लूज कर रहा। कैसे? जैसे किसी को पार्टी से निकालो तो क्या उसने वॉलंटरी मेंबरशिप दी? बात यहाँ पे ये आ जाती है। कोर्ट अलग इंटरप्रेट करता है। अब एग्जांपल लेके चले जाएंगे मणिपुर और गोवा में, जहाँ एमएलए जो है ओपनली दूसरी पार्टी में ज्वाइन कर लेते हैं और डिफेक्शन जो होती है ना वो पेंडिंग में रह जाती है। तो अलग अलग यहाँ पे इंटरप्रिटेशन हो रही है, जिस वजह से मिस इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा कह सकते हैं आपको डिलेज इन एडजुडिकेशन, डिलेज इन एडजुडिकेशन इक्वल टू मॉकरी ऑफ लॉ कह सकते हैं आप। ठीक है, इसमें क्या सकते हैं कि स्पीकर ने कुछ केस में 4 से 5 साल तक डिसीजन ही नहीं दिया है। ठीक है, तब तक तो टर्म ही खत्म हो गया उनका। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने डेडलाइन फिक्स करने की कोशिश की है। अब जैसे मान लो स्पीकर को बोला गया कि तुम इनको हटा दो, स्पीकर ने 4 से 5 तक डिसीजन ही नहीं दिया, तब तक तो भाई गई ना, तब तो गए। ठीक है, आप इसका सॉल्यूशन क्या लेकर आ सकते हैं? आप सॉल्यूशन लेकर आ सकते हैं कि डिफेक्शन केसेस में इलेक्शन कमीशन या किसी इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल को ही डिसाइड करने के लिए दो इंस्टेड ऑफ स्पीकर। ठीक है, आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे इस चीज़ को किसने रिकमेंड किया? दिनेश गोस्वामी कमेटी एंड लॉ कमीशन ने इस चीज़ को रिकमेंड किया। दूसरी चीज़ 90 डेज मैंडेटरी टाइमलाइन दो कि इसके अंडर में तुम्हें डिसीजन ऑटोमेटिकली एमपी और एमएलए पे लग जाएगी, पेंडिंग करके नहीं रोकना है। ठीक है, कॉन्साइज वोट अलाउ करो। कॉन्साइज वोट इम्पॉसिबल है। ठीक है, जैसे मान लो कि विप के अगेंस्ट वोट नहीं कर सकता, चाहे कोई भी मैटर हो। ठीक है, ये भी एक प्रॉब्लम थी। तो फ्री स्पीच और इंडिपेंडेंट थिंकली पार्लियामेंट्रीज में नहीं चलेगी, ये एक प्रॉब्लम था। अगर ये ऐसा वीक के अगेंस्ट करेंगे, अपने पार्टी के अगेंस्ट, इन्हें हटा लिया जाएगा। इसके लिए आप सॉल्यूशन में क्या लेकर आ सकते हैं कि कॉन्साइज वोट अलाउ करो सर्टेन मैटर पे।
जैसे प्राइवेट मेंबर बिल, सोशल जस्टिस, मैरिज इक्वालिटी जैसी डिबेट है, तो इस पे प्राइवेट में जैसे इस पे तो इनको अलाउ करो कि हाँ ये अपना अपना खुद का व्यू दे, इंस्टेड ऑफ वो पार्टी की गुलामगिरी ना करे, वो अपना खुद का कॉन्साइज वोट दें, ठीक है, कॉन्साइज वोट अलाउ करो। ये सारी चीज़ कर सकते हैं। जैसे आपने मर्जर थ्रेशोल्ड में बताया कि जैसे 2/3 से 2/3 अगर लोग चले जाते हैं तो इनको डिस्क्वालीफाई नहीं माना जाता है, तो आप 2/3 की जगह क्या करो 3/4 कर दो ताकि स्प्लिट कम हो सके। तो दीज आर द सोल्यूशन। 11th शेड्यूल आते हैं। 11th शेड्यूल पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबल ऑफ पंचायत। ये पंचायत के लिए बात करता है। इसमें क्या होता है कि ये आपको पंचायत राज इंस्टीट्यूशन का पावर, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के 11th शेड्यूल खुल के बात करती है उसके लिए। ये कब ऐड हुआ था? ये 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में ऐड हुआ था, ठीक है। इसमें 29 सब्जेक्ट किसको मिला? PRI को मिला है। 12th शेड्यूल जो है ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ये अर्बन लेवल पर है। ये 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में आया था, ठीक है। आपको इसमें इसमें बात करते हैं आपको, ये अर्बन लोकल बॉडीज़ के लिए आए थे, अर्बन लोकल बॉडीज़ के पावर अथॉरिटीज़ के लिए आए थे, म्यूनिसिपैलिटीज़ के लिए। ये भी 1992 में ही अमेंडमेंट के बाद आया था, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। अब इसको बहुत ही शॉर्ट में रीड करके बता देती हूँ। जैसे कि इसमें आप क्या कर सकते हैं, इसमें प्रॉब्लम ये है कि 3F नहीं मिला PRI को, जैसे फंड नहीं मिलते हैं, फंक्शन नहीं मिलते, फंक्शनरीज नहीं मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होनी चाहिए, जैसे 29 सब्जेक्ट लिस्टेड है लेकिन प्रैक्टिकली स्टेट ने ट्रांसफ़र नहीं किया है। कहने को कि इनको 29 सब्जेक्ट मिल गए लेकिन स्टेट ने ट्रांसफ़र नहीं किया। एक्टिविटी मैपिंग होना चाहिए इनका, ज़्यादा स्टेट ने सीरियसली ही नहीं लिया इस चीज़ को। दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ क्या है? दूसरी प्रॉब्लम इनके साथ ये है कि पैरेलल बॉडीज़ है इनके साथ। पैरेलल बॉडीज़ और क्या चलती है? सेल्फ हेल्प ग्रुप चलती है, NHM चलती है। तो PRI जो है ना, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, ये बाईपास हो जाती है, ठीक है। इसीलिए सेंट्रल स्कीम इम्प्लीमेंट करने के लिए पैरेलल स्ट्रक्चर बनाया गया, जैसे PRI को साइडलाइन कर दिया गया, ठीक है। मनरेगा में ग्राम सभा का रोल ना थ्योरेटिकली स्ट्रॉन्ग है लेकिन प्रैक्टिकली वीक है। समझ में आ गया? ग्राम पंचायत फाइनेंशियली डिपेंडेंट होती है किस पे? स्टेट फाइनेंस कमीशन पे। स्टेट फाइनेंस कमीशन इसको बहुत ही ज़्यादा डिले कर देती है। फाइनेंशियल ऑटोनॉमी विदाउट फाइनेंशियल रिसोर्सेज, दैट इज़ नोन एज अ हॉलो डिवोल्यूशन, हॉलो डी इवोल्यूशन, ठीक है। एक और इनके साथ प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव कैपेसिटी जो है ना 50% सीट वुमेन के लिए रिजर्व है, विच इज़ गुड, बट प्रॉक्सी रिप्रेजेंटेशन जैसे सरपंच पति सिंड्रोम, ठीक है। इसमें क्या होता है कि कहने को है कि हाँ भाई औरत खड़ी होंगी लेकिन पीछे से काम कौन करता है? उनका हस्बैंड करता है। दूसरा, आप इसका सॉल्यूशन कैसे लेकर आ सकते हैं? आप मैंडेटरी करें एक्टिविटी मैपिंग को, मैंडेटरी एक्टिविटी में। इसमें क्या है, सुप्रीम कोर्ट या फाइनेंस कमीशन जो इन्फोर्स करे, स्टेट को कॉम्प्लायंस सर्टिफिकेट देनी हो चाहिए, ठीक है। डायरेक्ट सेंटर ट्रांसफ़र टू ग्राम पंचायत, स्पेसिफिक स्कीम लेकर आओ, ठीक है। जो आपको नेक्स्ट है कि ग्राम पंचायत और डेवलपमेंट प्लान को मैंडेटरी बजट डॉक्यूमेंट बनाओ। एक और प्रॉब्लम जो वुमेन की प्रॉब्लम थी उसमें क्या कि इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव के लिए मैंडेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग रेडी करो। 1 साल ट्रेनिंग दो इनको, ये उतनी ट्रेन नहीं होती तो ये काम बहुत ही स्लो करती हैं। सो मैंडेटरी कैपेसिटी बिल्डिंग फॉर टू द इलेक्टेड वुमेन रिप्रेजेंटेटिव। 12 शेड्यूल में क्या दिक्कत है मैं बताती हूँ। इसमें 18 सब्जेक्ट दिए गए हैं, ठीक है। अर्बन प्लानिंग के लिए यहाँ के रेगुलेशन, सोशल डेवलपमेंट, पब्लिक, फायर, फॉरेस्ट्री, ये सब चीज़ के लिए इन्हें दिया गया। इनके साथ प्रॉब्लम क्या आते हैं कि सिटीज़ में इंडिया की GDP का 60% कंट्रीब्यूट करता है, ठीक है, लेकिन जो गवर्नेंस कैपेसिटी है ना वेरी पुअर। आप एग्जांपल लेके चल लेंगे, जैसे मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलुरु में ये वर्ल्ड क्लास इकोनॉमिक है, ठीक है। म्यूनिसिपल गवर्नेंस 3rd क्लास है, लेकिन यहाँ की जो म्यूनिसिपल गवर्नेंस है वो 3rd क्लास है, ठीक है।
आप ऐसे देख सकते हैं कि बेंगलुरु का जो वार्ड कमिटीज़ है ना, प्रैक्टिकली नॉन फंक्शनल। बेंगलुरु वार्ड कमिटीज है प्रैक्टिकली नॉन फंक्शनल। दूसरा प्रॉब्लम इनके साथ क्या है, मेयर हैज़ नो रियल पावर। मेयर हैज़ नो रियल पावर। जैसे यूके, यूएसए या फ्रांस में मेयर को पावरफुल एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, इंडिया में नहीं होते। दे आर द सेरिमोनियल, बस नाम के होते हैं, ठीक है। कमिश्नर जैसे आईएएस ऑफिसर एक्चुअल पावर रखते हैं, ठीक है। सो यू कैन से द डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मिसिंग। डेमोक्रेटिक अकाउंटेबिलिटी मिसिंग। एक और प्रॉब्लम क्या है कि प्रॉपर्टी टैक्स रिफॉर्म स्टक कर जाता है इसमें। फॉर एग्जाम्पल आउटडेटेड रिकॉर्ड, पॉलिटिकल रेजिस्टेंस, ये सारी चीज़ें। तो इस चीज़ को 15 फाइनेंशियल कमीशन ने हाईलाइट किया। यू कैन ऑल्सो सी दिस क्लाइमेट चेंज एंड अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे चेन्नई फ्लड 2023 में, ठीक है। दिल्ली की जो एयर क्वालिटीज़ क्राइसिस। तो अर्बन लोकल बॉडीज़ के पास ना ही फंड है ना ही टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो हाउ दे विल एड्रेस दी क्लाइमेट रिसाइलेंस। सो अब इसके लिए सोल्यूशन लेकर आओ भाई। व्हाट विल यू द ब्रिंग सोल्यूशन। तो सबसे पहले कि जो मेयर को पावर नहीं तो मेयर को तो एम्पावर्ड सिस्टम बनाओ, ठीक है। नेक्स्ट है आपको जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स करो। जीआईएस बेस्ड प्रॉपर्टी टैक्स मतलब जैसे पूना में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया, पूना में एग्जांपल दियो, पूना में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने किया, रिजल्ट एक्सीलेंट रहे। अर्बन फाइनेंस कमीशन बनाओ ताकि सिटीज़ को डायरेक्ट डी इवोल्यूशन मिल सके, ठीक है। स्टेट का इंतज़ार नहीं करना पड़े, ठीक है। सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान लो, सिटी क्लाइमेट एक्शन प्लान, इसमें मैंडेटरी करो, ठीक है। टॉप 50 सिटीज़ के लिए। फॉर एग्जांपल आपको इसके अंदर आ जाएगा NIU है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, टेक्निकल सपोर्ट दे। So these are the things. Thank you everyone.